हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास खबरी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तुम्हें अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया। मुझे क्या समझना है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मंगलू ने गहरी सांस ली और दूसरी तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद भवतारा ने कहा, वो जगह कितनी दूर है जहाँ कल शाम वो लड़की हमें मिली थी? थोड़ी ही दूर है। क्यों? चलो वहीं चलते हैं। नहीं। क्यों? आज फिर कोई लड़की मिल गई तो तुम फिर उसे मार दोगे, क्योंकि उसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं। काम हो जाने के बाद वो तुमसे पैसे मांगेगी, झगड़ा करेगी और तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। आज नहीं मारूंगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। हम दोस्त हैं मंगलू। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा। तुम अपना वादा पूरा करो। अब इसी वक्त तो वादा पूरा नहीं कर सकता। 2-4 दिन रुको, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ये बात तो तुम कब से कह रहे हो? तुम्हारी शिकायत जल्दी ही दूर कर दूंगा। मंगलू चुप रहा। चलो आज फिर कल वाली जगह पर चलते हैं। कल तो तुमने उस लड़की के साथ किया था, आज फिर क्या ज़रूरत पड़ गई? मन कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। चलो भी मंगलू, तुम बहस बहुत करते हो। जब मेरे पैसे दे दोगे तो मैं तब बहस नहीं करूँगा। दे दूँगा। मैं दोस्तों से दगा नहीं करता, परंतु जब तुम अड़ जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आओ सड़क पार करो। कल वाली जगह पर जाने के लिए हमें उस तरफ चलना होगा, मंगलू ने कहा। दोनों ने रास्ता बदला और उस तरफ बढ़ गए। सूर्य पश्चिम में छुप चुका था। अब लाली ही वहाँ बची थी और वो भी लुप्त होती जा रही थी। तूने बताया नहीं कि आज कामिनी से तुम्हारी क्या बात हुई? भवतारा कह उठा। मुझसे कामिनी की बात मत करो। क्यों? वो मुझे अच्छी नहीं लगती। उसमें बुराई क्या है? मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। तुम्हें लगती होगी, मुझे नहीं लगती, मंगलू ने मुंह बनाकर कहा। भवतारा मुस्कुरा कर रह गया। कहा कुछ नहीं। अंधेरा गिर चुका था। कुछ पहले ही उजाला छुई सा अंधेरे की गोद में जा सिमटा था। आकाश में तारे चमकते नजर आने लगे थे। मध्यम सी ठंडी हवा चलने लगी थी। भवतारा और मंगलू कल वाली जगह पर ही खड़े थे। भवतारा के शरीर में कई बार ऐंठन उठ चुकी थी। इस दौरान चेहरे का स्वरूप बदला। किसी दरिंदे जैसा लगने लगा था वो, परंतु शीघ्र ही उसने अपने आप पर काबू पा लिया था। मंगलू अंधेरे में उसके बदले रूप को नहीं देख पाया था। उसका ध्यान दूसरी तरफ था। क्या पता आज कल की तरह कोई लड़की न मिले, मंगलू कह उठा। क्या पता मिल जाए। भवतारा के शरीर में रह रहकर ऐंठन के भाव उठ रहे थे। मंगलू की नज़रें आसपास को उठ रही थी। यही वो वक्त था कि स्कूटी पर कल वाली युवती वहाँ से निकली। उन्हें देखा। मंगलू को उसने पहचान लिया था। घूमकर पुनः वापस आई और उसके पास स्कूटी रोककर बोली, क्यों हीरो, आज तो नोट होगा, चलना है क्या? भवतारा मंगलू के कानों में बोला, ये ठीक है, तुम गली में चलो, मैं इसे बात करके उस तरफ भेजता हूँ, मंगलू ने कहा। भवतारा वहाँ से हटा और कुछ दूर नज़र आ रही कल वाली गली की तरफ चल पड़ा। उसे कहाँ खिसका दिया, वो भी चल जाता। मंगलू उसके पास पहुँचा। मैं आज उसे खास तौर पे तुम्हारे लिए लाया हूँ, मंगलू ने कहा। मेरे लिए? हाँ, कल मैंने तेरे को देखा, तू मुझे अच्छी लगी। वो मेरा मालिक है, उसे ले आया। तो वो फिर चला किधर गया? लड़की ने दूर भवतारा को जाते देखा। शर्म आती है उसे मेरे से। मैंने उसे गली में भेज दिया। तू स्कूटी यहीं खड़ी कर और उसके पीछे जा। नोट कौन देगा? वो ही देगा, बहुत पैसे वाला है। बात तय करके नोट उससे पहले ही ले लेना, समझी? परंतु गली में कोई आ जाएगा,
मेरे पास जगह है, मैं उसे वहीं ले जाती। आज तो गली में निपटा ले, आगे की बात पक्की करके उसे अपने ठिकाने का पता दे देना। ठीक है, ऐसे ही सही। वो स्कूटी से उतरी और उसे सड़क किनारे खड़ा किया। तू यहीं है ना? हाँ। स्कूटी का ध्यान रखना, कोई उठाकर न ले जाए। फिक्र मत कर। नाम क्या है उसका? बहुतारा। बहुत अजीब नाम है। कहने के साथ ही युवती उस तरफ बढ़ गई जिधर बहुतारा गया था। मंगलू अपनी जगह खड़ा युवती को जाते देखता रहा। जब वो कुछ आगे चली गई तो मंगलू दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। आज वो देख लेना चाहता था कि लड़की के पैसे मांगने पर बहुतारा क्या करेगा। उसे डर था कि कहीं आज भी वो युवती का खून न कर दे। लड़की ने गली में कदम रखा। सिर्फ एक लैंप पोस्ट जल रहा था जिसकी रोशनी अपर्याप्त थी। अधिकतर गली अंधेरे में थी। युवती कुछ आगे गई परंतु बहुतारा उसे न दिखा। वो ठिठकी। कहाँ हो तुम? युवती ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। शर्मा कर छिप क्यों गए? सामने आ जाओ। युवती हौले हौले आगे बढ़ी। उसके आगे बढ़ने की आहट कभी कभार गूंज जाती थी। वो लगभग आधी गली तक आ पहुंची थी। अगर अब तुम सामने न आए तो मैं चली। युवती अपने शब्द पूरे न कर सकी। पास ही के अंधेरे से कोई दरिंदा युवती पर झपटा और उसे अंधेरे में खींचकर ले गया। दूर गली के किनारे से जागते मंगलू ने ये सब देखा। साला, मंगलू बड़बड़ाया। नोटों की बात किए बिना ही लड़की को पकड़ लिया। काम के बाद झगड़ा होगा। वो नोट मांगेगी और वो देगा नहीं। मंगलू गली के भीतर नजरें टिकाए खड़ा रहा, देखता रहा। छोड़ भी ये, क्या कर रहा है? युवती का स्वर गूंजा। थोड़ा और। नहीं, मैं थक गई हूँ। पीछे हट, कपड़े पहनने दे मुझे। ये बातें हो रही थी गली में, अंधेरे में दीवार के साथ खड़ी कार के भीतर। कार के पीछे वाली सीट पर 16 बरस की कमसिन युवती और 20 बरस का लड़का मौजूद था। गुप्त अंधेरा था कार में। लड़की के पक्के इनकार के बाद युवक ने जिद नहीं की। दोनों कपड़े पहनने लगे। मज़ा आया? लड़के ने पूछा। मुझे मम्मी की चिंता हो रही है। बहुत देर हो गई है घर से निकले। युवती की आवाज़ सुनाई दी। पढ़ने निकली हो तो देर तो हो जाती है। मम्मी ने उस सहेली के यहाँ फ़ोन कर लिया जिसका नाम लेकर निकली हूँ, तो क्या होगा? तुम तो खामखा घबराती हो। सुबह मुझे फ़ोन करना। क्यों? मम्मी 2 दिन के लिए मौसी के घर जा रही है। दिन में मैं घर में अकेली रहूँगी। वाह, ये हुई ना बात। छोड़ो भी, तुम्हें तो इन कामों के अलावा कुछ आता ही नहीं। उसकी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उम्र ही ऐसी है। चलो अब आगे वाली सीट पर चलते हैं। जल्दी से निकलो यहाँ से, मुझे घर पहुँचना है। दिल नहीं करता कि तुम जाओ। ऐसा है तो मेरे से शादी क्यों नहीं कर लेते? युवती बोली। 2 बड़ी बहनें हैं घर में, उनकी शादी से पहले मेरी शादी तो हो नहीं सकती। चलो अब चलें। दोनों पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट पर आए। युवक ने कार स्टार्ट की, हेडलाइट ऑन की। उसी पल पूरी गली प्रकाश में जगमगा उठी। अगले ही क्षण युवक और युवती जड़ रह गए। नज़ारा ही ऐसा था। उनकी कार से 15 फीट आगे वो दरिंदा युवती को अपनी टांगों में बीचे नीचे बैठा था। उसके मुंह से निकले दोनों दांत युवती के गले में घसे हुए थे। दरिंदे के सिर के बाल खड़े थे। चेहरा ऐसा भयानक कि ऐसे चेहरे को देखने की किसी ने कल्पना भी न की होगी। उंगलियों के नाखून इंच इंच भर बड़े हुए थे। आंखें लाल और सुर्ख। रोशनी होने पर वो दरिंदा अपने काम में व्यस्त रहा, परंतु उसकी आंखें टेढ़ी होकर कार पर जा टिकी थी। होठ मुंह पर खून लगा रोशनी में चमक रहा था। उसी क्षण युवती के होठों से खूब भरी चीख निकली। दरिंदे ने युवती के गले से दांत हटाए और कार को देखकर गुर्राया। अगले ही पल
गश खा चुके युवक ने किसी तरह कार दौड़ा दी। देखते ही देखते कार गली से बाहर निकलती चली गई। गली पुनः अंधेरे में डूब गई। इतना ही वक्त काफ़ी था मंगलू के लिए। मंगलू ने रोशनी में जो देखा उसे देखकर वो सन्न रह गया था। जिस्म में रह रहकर सिरहन दौड़ने लगती। आंखों पर विश्वास न आ रहा था, परंतु कार की हेडलाइट की रोशनी में उसने जो देखा उसे जुटला भी न सकता था। वो दरिंदा उस युवती का खून पी रहा था, राक्षस जैसा। दो दांत बाहर निकले हुए युवती को उसने स्पष्ट तौर पर पहचाना था। वो ही स्कूटी वाली युवती थी जिसे उसने गली में भेजा था, बहुतारा के पास। क्या वो दरिंदा ही बहुतारा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुतारा दरिंदा थोड़े ना है। वो इस तरह खून क्यों पिएगा? वो कोई और है। बहुतारा किधर गया? सकते किसी हालत में खड़ा मंगलू गली में ही उसी जगह पर देखता रहा। 5 मिनट और बीत गए। फिर उसने दरिंदे को उठते देखा। कुछ क्षणों बाद उसे गली की दूसरी तरफ जाते देखा। वो झूमसा रहा था जैसे बहुत शराब पी ली है। आकृति उसे बहुतारा की ही लगी। वो एकाएक मंगलू गली में प्रवेश कर गया और दबे पांव आगे बढ़ा। वो अंत तक अपनी तसल्ली कर लेना चाहता था। मन में कोई वजह न छोड़ना चाहता था कि जो कुछ उसने देखा उसके बीच शायद जैसा शब्द आ लगे। मंगलू दूर रहकर उसका पीछा कर रहा था। जब वो गली के लैंप पोस्ट के नीचे से निकला तो उसने स्पष्ट तौर पर पहचाना कि वो कपड़े बहुतारा के ही हैं। चलने का ढंग भी बहुतारा जैसा है, परंतु चेहरा जो उसने देखा था कार की हेडलाइट की रोशनी में, मंगलू के दिलो दिमाग में खलबली मची हुई थी। दिल दाड़ दाड़ बज रहा था। सब कुछ देखकर भी उस पर विश्वास न करना चाहता था। वो गली के बाहर निकलकर मुड़ा तो मंगलू ने दौड़कर गली पार की और किनारे पर रुककर थोड़ा सिर आगे करते हुए झाँका। वो आगे जा रहा था। एक बार भी उसने पीछे मुड़कर न देखा था। मंगलू सावधानी से उसके पीछे लगा रहा। करीब 15 मिनट बाद वो सड़क किनारे बहती टूटी के सामने रुका और पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने लगा। पास ही दुकान थी जहाँ से आती रोशनी वहाँ पड़ रही थी और उसने रोशनी में स्पष्ट पहचाना कि वो बहुतारा ही है। मंगलू का मस्तिष्क साए साए करने लगा। मंगलू को चक्कर से आ रहे थे। सब कुछ देख समझकर भी उस पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था, परंतु सत्य को झुठलाए भी तो कैसे। मंगलू तब तक अंधेरे में दुबका रहा जब तक बहुतारा हाथ मुंह धोकर आगे न बढ़ गया। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो नज़रों से ओझल न हो गया। मंगलू ने गहरी सांस ली और वापस चल पड़ा। जाने क्यों अपनी टांगों में हल्का हल्का कंपन महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पांव ठीक से ज़मीन पर न पड़ रहे हों। बहुतारा उसकी आंखों के सामने उस युवती के गले पर दांत टिकाए उसका खून पी रहा था। उसके 2 दांत भी उसने बाहर निकले देखे थे। उसके मुंह पर खून लगा देखा था। युवती की गर्दन एक तरफ लुढ़की पड़ी थी और उसकी आंखें खुली थी। शायद वो मर चुकी थी या जिंदा थी। कल भी बहुतारा ने उस युवती के साथ ऐसा ही कुछ किया होगा, तभी उसकी जान गई। उसी पल उसे याद आया कि बीते दिनों सुबह उसने बहुतारा की कमीज पर खून लगा देखा था। तो क्या पिछली दोनों रातें उसने इसी तरह किसी का खून पिया था? सच को स्वीकार करने में मंगलू को कठिनाई आ रही थी। शैतान का बेटा, सच में बहुतारा शैतान था। थके से अंदाज में मंगलू ने उसी गली में प्रवेश किया और आगे बढ़ने लगा। वो एक बार युवती की लाश को देख लेना चाहता था। जाने क्यों वो पूरी तरह अपनी तसल्ली कर लेना चाहता था। गली में सामने से उसे 2 व्यक्ति आते दिखे। युवती की लाश अंधेरे में पड़ी होने की वजह से
वो दोनों नहीं देख सके और आगे निकलते चले गए। मंगलू लाश के पास पहुंचा और सिर घुमाकर उन दोनों आदमियों को देखा। वो गली से बाहर निकल चुके थे। मंगलू ने अंधेरे में पड़ी युवती की टांग खींचकर उसे रोशनी में किया। युवती की आंखें फटी हुई थी, चेहरा सफ़ेद पीला सा लग रहा था। गले पर उसके 2 निशान देखे जहाँ दांत घसे थे। वो मरी पड़ी थी। मंगलू के चेहरे पर दुख के भाव उभरे और वो गली में आगे बढ़ गया। उसे डर था कि कहीं कोई और ना आ जाए। अब उसके सामने ये बात स्पष्ट थी कि भवतारा सच में शैतान था। वो इंसानों का खून पीता था और शायद यही उसका भोजन था। बीती रात भी इसी गली में उसने युक्ति का खून पिया था और आज भी। उसने पहले की रात वो अकेला गया था, तब भी वो किसी का खून पीकर आया था क्योंकि उसकी कमीज पर खून लगा हुआ था। स्पष्ट बात तो ये थी कि भवतारा की हकीकत जानने के पश्चात मंगलू खौफ से भर उठा था। उसका मन नहीं कर रहा था वापस जाने को, लेकिन लालच अभी भी मन में सवार था। भवतारा से पैसा लेने का लालच। ये बात तो मंगलू के मन में एक बार भी नहीं आई थी कि भवतारा उसका खून भी पी सकता है। अगर ये सोचा होता उसने तो लालच भाग जाता और वो किसी भी कीमत पर वापस न जाता। मंगलू वापस पहुंचा। मंदिर का गेट बंद था। आज भी वो कल की तरह दीवार फलांग कर भीतर पहुंचा और दीवार सरकाकर गोल कमरे में प्रवेश कर गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। नजरें उठाकर उसने ऊपर वाले दोनों कमरों की तरफ देखा। वहाँ खामोशी छाई हुई थी। कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। न चाहते हुए भी उसके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। आज सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मस्तिष्क में भवतारा का खौफ प्रवेश कर चुका था। ऊपर पहुंचकर उसने भवतारा के कमरे में झाँका। वो गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसके होठों से खर्राटे गूंज रहे थे। उसकी कमीज पर आज भी खून लगा हुआ था। मंगलू की टांगें कांपी और वो पीछे हट गया। गहरी गहरी सांसें लेने लगा। आंखों के सामने रह रहकर वही भवतारा का दरिंदों वाला चेहरा नाच रहा था और इस वक्त सोया हुआ वो कितना मासूम लग रहा था। कहाँ फंस गया वो। परंतु भवतारा से मिलने वाली दौलत का लालच उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर रहा था। अगले दिन सुबह मंगलू उठा और नहा धोकर कल की तरह पुलिया पर जा बैठा। आज वो गंभीर था। रात की घटना वो भूल नहीं पा रहा था। इसी बारे में सोच सोच कर वो बेचैन हो रहा था। ज़्यादा देर न बीती होगी कि उसे कामिनी आती दिखी। मंगलू की निगाह उस पर टिक गई, परंतु उसके चेहरे पर वो खुशी न झलकी जो रोज़ झलकती थी। कामिनी के हाथों में आज कपड़े न थे, बल्कि गोल किया हुआ अखबार था। वो भी ज़्यादा खुश न नज़र आ रही थी, चुप चुप ही थी। वो पास आते ही वो कह उठी, आज हम यहाँ नहीं बैठेंगे। क्यों? तुम्हारा मालिक आ जाएगा। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। कामिनी ने मंदिर के गेट पर नज़र डाली। मंगलू उठ खड़ा हुआ। चौधरी के बाग की तरफ चलते हैं, कामिनी बोली। ठीक है। दोनों सड़क का रास्ता छोड़कर कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गए। दोनों ही चुप थे, कोई बात न कर पा रहे थे। तेरे हाथ में क्या है? मंगलू बोला। ओह हाँ, अखबार है। आज की खबर पढ़ी तूने? कोई शहर में इंसानों का खून पी रहा है। कामिनी बोली। इंसानों का खून? मंगलू के होठों से निकला। हाँ, ये देख अखबार। चलते चलते कामिनी ने अखबार खोलकर उसे दिखाया। पूरा पन्ना इसी बारे में लिखा है। बीच के पन्नों पर तो कई जगह ये खबर है। मैंने सब पढ़ा है, तेरे को पढ़ाने लाई हूँ। तू ही बता दे क्या लिखा है। मंगलू ने गंभीरता से कहा। 3 रातों से पुलिस को हर रात ऐसी लाश मिल रही है जिसमें खून नहीं होता।
अखबार वाले कहते हैं कि कोई उनका खून पी लेता है, इसी कारण मौत हो जाती है। अखबार वालों ने तो खून पीने वाले को नरपिशाच और ड्राकुला का नाम भी दे दिया है। शहर के लोग घबराए हुए हैं, अब तो रातों को भी बाहर निकलना बंद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, पहली बार नरपिशाच ने एक आदमी का खून पिया। उसके बाद अगली 2 रातें उसका शिकार 2 युवतियाँ बनी। मंगलू ने होंठ पीच लिए। तेरे को क्या लगता है कि वो कौन होगा मंगलू? मंगलू का दिल किया बहुतारा के बारे में बता दे कि वो शैतान का बेटा है, वो ही ये सब कर रहा है, परंतु अपनी बात दिल में ही दबा कर रह गया। वो कामिनी को डराना नहीं चाहता था और इससे बात खुल जाने का भी खतरा था। बहुतारा को पता चला कि बात उसने खोली है तो कहीं उसे ही न मार दे। पता नहीं वो कौन होगा जो ऐसा कर रहा है। पहले तो मैं रात को कहीं झोपड़ी से बाहर भी आ जाती थी, लेकिन अब नहीं निकलूंगी। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा खून पी गया तो। मंगलू जबरन मुस्कुराया। वो यहाँ पास में थोड़े ही न रहता है जो तेरा खून पिएगा। मंगलू के होठों पर जबरन वाली मुस्कान छाई थी। क्या पता वो किधर रहता है। मैं तो अखबार पढ़ते ही डर गई। कामिनी ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। चलते चलते मंगलू ने उसका हाथ थाम लिया। कामिनी ने शर्माकर मंगलू को देखा, परंतु कहा कुछ नहीं, न ही हाथ छुड़ाया। वो दोनों सुनसान जैसे रास्ते पर चलते रहे। मंगलू, तेरा मालिक बहुत गंदा है, तू उसके पास काम न कर, एकाएक कामिनी गंभीर सी कह उठी। क्यों? बहुतारा का जिक्र आते ही मंगलू संभला। कल वो झोपड़े में आया था, बापू से मिला और तुम्हारे झोपड़े पर आया था। मंगलू अचकचा कर ठिठक गया। ये क्या कह रही हो कामिनी? ठीक कह रही हूँ, कामिनी ने परेशान स्वर में कहा। उसके इरादे ठीक नहीं है। मैं समझा नहीं। कल वो ब्रीफकेस में नोट भरकर लाया और बापू को नोट देखकर बोला कि वो मेरे से शादी करना चाहता है। मंगलू हक्का बक्का सा कामिनी को देखने लगा। मंगलू, वो ब्रीफकेस में नोट भरकर लाया? तेरे बापू को दे गया सारे नोट? हाँ। कब? जब मैं तेरे पास से पुलिया से गई थी तभी आ गया था वो, कामिनी बोली। मंगलू को ध्यान आया कि कल बहुतारा ने ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था जब वो पुलिया के पास आया था और उसे ये कहकर कि अभी आता हूँ आगे चला गया था, तो तब वो कामिनी के बापू से मिलने गया था। ब्रीफकेस में नोट भरे पड़े थे और उसे कहता है कि पैसा कहीं से आएगा तो उसे देगा। कामिनी से शादी करना चाहता है बहुतारा। मंगलू के जैसे पांव तले जमीन निकलती महसूस होने लगी। तू चुप क्यों है मंगलू? मंगलू ने खुद को संभाला, कामिनी को देखा। कामिनी उसे ही देख रही थी। क्या हुआ? कामिनी ने पुनः पूछा। तू तू उससे शादी कर लेगी कामिनी? मंगलू ने हड़बड़ाए स्वर में पूछा। कभी नहीं, कामिनी दृढ़ स्वर में बोली। मैंने माँ और बापू को मना कर दिया है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, लेकिन माँ और बापू मेरे पर बराबर जोर डाल रहे हैं कि मैं उससे ब्याह कर लूँ। क्यों? जो नोट वो दे गया है ना, उससे माँ और बापू का दिमाग खराब हो गया है। कल से मेरा माँ और बापू से झगड़ा हो रहा है इसी बात पर। कहते कहते कामिनी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे। वो अच्छा इंसान नहीं है, तू उससे शादी मत करना, मंगलू ने जल्दी से कहा। नहीं करूँगी मैं। पक्का वादा करती है? वादा तो है, परंतु क्या परंतु? आखिर कब तक माँ और बापू का सामना कर सकूँगी? थक हार कर हाँ तो करनी पड़ेगी। नहीं कामिनी नहीं, मंगलू जैसे तड़प उठा। वो बहुत बुरा है, तू उससे ब्याह मत करना। कामिनी मंगलू को देखकर कह उठी। मैं जानती हूँ कि वो बुरा है, लेकिन तू तो बुरा नहीं है। क्या मतलब? तू मुझसे शादी कर ले। मंगलू कामिनी को देखता रह गया। मैं तेरे को अच्छी नहीं लगती क्या? बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मेरे से ब्याह क्यों नहीं कर लेता? कामिनी ने प्यार से कहा। वो नहीं करने देगा।
मंगलू के होठों से निकला, कौन? तेरा मालिक? हाँ। तू डरता है उससे? पहले नहीं डरता था, लेकिन अब डरने लगा हूँ। बहुत बुरा है वो। मैंने उसे अब पहचाना है। उसकी नौकरी छोड़ दे, वो मुझे जाने नहीं देगा। तो हम यहाँ से भाग चलते हैं, तब कोई भी वो हमें ढूंढ लेगा। मंगलू ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मेरे ख्याल में वो बहुत ताकतवर है। तुम इतना डरते क्यों हो उससे? वो शैतान का बेटा है। शैतान का बेटा? ये क्या होता है? मेरा मतलब। मंगलू ने तुरंत बात संभाली। वो बुरा है, शैतान है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो उसे ये बात कैसे पसंद आएगी कि तुम उससे शादी न करके मुझसे शादी कर लो? बात तो तेरी सही है। पैसे वाला है, कुछ भी कर सकता है। तभी तो कह रही हूँ हम बाग चलते हैं। नहीं, बाग जाने में बात नहीं बनेगी। मैं समझ गई, तुम मुझसे प्यार नहीं करता। तभी ये बात नहीं है कामिनी। मंगलू उसके हाथ पकड़कर प्यार से कह उठा, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जैसी जल्दबाजी तू चाहती है वो करना ठीक नहीं होगा। माँ बापू मेरे को तू कोई बहाना बना दे, ऐसा बहाना कि हमें कुछ वक्त मिल जाए, कोई रास्ता निकालने का। वो तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये क्लास पास करने के बाद ही मैं शादी करूँगी। हाँ ठीक है, तू ऐसा ही कहना, इसी बात पर अड़ी रहना। इस तरह हमें वक्त मिल जाएगा कि हम इस मुसीबत का सामना कर सकें, बचने का कोई रास्ता निकाल सकें। मंगलू ने कहा, वो तो ठीक है, पर तू अपने मालिक से डरता बहुत है। मंगलू की आंखों के सामने भवतारा का रात वाला रूप आ ठहरा। तो तू कोई और बात कर, उसकी बात ही मत कर। मंगलू ने अपने सूख रहे होठों पर जीभ फेरी। डरपोक कहीं का। एकाएक कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मंगलू भी मुस्कुराया, जबरन मुस्कुराया, व्याकुलता और परेशानी भरी मुस्कुराहट। दोपहर हो रही थी। तीनों कल की तरह ही आज भी झोपड़ी के बाहर रखी लकड़ी की टेबल पर कपड़े प्रेस कर रहा था। कुछ देर पहले ही कामिनी आई थी और वो झोपड़ी के भीतर थी। बवतारा वहाँ पहुँचा। उसे देखते ही दीनू खिल उठा। सब काम छोड़कर उसकी सेवा में लग गया। अरे ओ कामिनी की माँ, देख तो कौन आया है। कामिनी कुर्सी ला जल्दी से। भवतारा मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। आप कैसे हैं जवाई बाबू? दीनू प्रसन्नता से बोला। अच्छा हूँ। कामिनी की माँ आपको बहुत याद करती है, हर वक्त आपके ही गुणगान करती रहती है। तभी कामिनी झोपड़ी से निकली। अपने हाथ में कल वाली ही कुर्सी थी। भवतारा को वहाँ आया पाकर उसके चेहरे पर नापसंदगी के भाव उभरे। कुर्सी लेकर वो आगे बढ़ी। जल्दी कर, जवाई बाबू कब से खड़े हैं। भवतारा मीठी मुस्कान के साथ कामिनी को देख रहा था। कामिनी ने कुर्सी रखी और झोपड़ी के भीतर चली गई। भवतारा कुर्सी पर बैठा। कल के बाती दीनू पास ही नीचे बैठ गया। तभी बसंती झोपड़ी से निकली। भवतारा को देखा। शर्माती क्यों है? अपने जमाई बाबू हैं, कल यही तो आए थे। कितनी खुशी हुई तुम्हें देखकर जवाई बाबू। बसंती तुरंत पास आ पहुंची। मैं तुम्हें देखना चाहती थी। आह, लाखों में एक है हमारा जवाई बाबू, नज़र न लगे किसी को। कामिनी का भाग्य कितना अच्छा है, राज करेगी हमारी बेटी। तीनों कह उठा। क्या लोगे जवाई बाबू? ठंडा गर्म? कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं? क्या हमें सेवा का मौका नहीं दोगे? हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ता तय होने से पहले हम लड़की के घर का कुछ नहीं खाते। भवतारा बोला। रिश्ता तो तय ही तय है। क्यों कामिनी की माँ? हाँ हाँ, हमने मनाई तो नहीं की। कामिनी ने हाँ कह दी। भवतारा ने पूछा। कह देगी, बच्ची है, धीरे धीरे हाँ करेगी, अभी शर्माती है। बसंती मुस्कुराकर बोली। मुझे उसकी हाँ की ज़्यादा ज़रूरत है।
बहुतारा बोला, हमारी जुबान पर विश्वास करो, वो भी हाँ कह देगी। बसंती ने जल्दी से कहा, क्या कहती है अब? कहना क्या है? ऐसे ही ना नुकर, मुझे अभी शादी नहीं करनी। खामखा के नखरे, उसे तैयार करना आपका काम है। वो ही तो उसे तैयार ही कर रहे हैं। 2-4 दिन में उसकी भी हाँ हो जाएगी। एक बात तो बताओ जवाई बाबू, क्या ऐसे क्यों लगता है कि मुझे कि तुम मंदिर में बने उस शैतान के पुत जैसे हो? बहुतारा मुस्कुराया। सच कहा आपने, मेरा चेहरा बहुत हद तक उस बुत से मिलता है। कुछ और लोगों ने भी कहा है। बसंती ने फौरन दाएं बाएं सिर हिलाकर कहा, ऐसा हो जाता है। कभी कभी तुम्हारे घर में और कौन कौन है? कोई नहीं है, मैं ही हूँ। जमीन जायदाद और बंगला है। कामिनी को किसी तरह की कमी नहीं होगी। मंदिर में क्यों ठहरे हो? कुछ काम था तो मंदिर में आ गया। हमारे रहने की जगह ऐसी नहीं है कि तुम्हें अपने पास रख लें। बसंती ने कहा, मैं जानता हूँ, कोई बड़ी जगह ले लीजिए। तुम्हारी मेहरबानी रही तो वो भी ले लेंगे, वरना हमारी क्या औकात। तू ठीक कहती है कामिनी की माँ। जवाई बाबू, कामिनी की माँ बोली, ये तो तुमने देख ही लिया है कि हमारी हैसियत क्या है। मैं आपकी हैसियत बदल दूंगा। जुग जुग जियो बेटा। मैं अपने ख़ानदान के रिवाज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कहो जमाई बाबू। हमारे यहाँ की रीत दुनिया से अलग है। बहुतारा बेहद मीठे स्वर में कह रहा था। हमारे यहाँ ब्याह दिन के 12 बजे तक हो जाता है। दुल्हन दिन में पति के घर रहती है और रात में अपनी माँ के घर। रात में माँ के घर? ये कैसा रिवाज है? बसंती कह उठी। कई पुश्तों से यही रिवाज चला आ रहा है। बहुतारा बोला, हमारे ख़ानदान में अगर दुल्हन रात के वक्त अपने पति के साथ बिताती है तो वो सुबह मृत पाई जाती है। ओह, यही वजह है कि दुल्हन दिन के समय पति के साथ रहती है और रात को अपनी माँ के घर। जमाई बाबू, ये रिवाज तो हमारे गले के नीचे से नहीं उतर रहा है। बसंती ने कहा, मैं आपको रहने को बहुत बड़ा बंगला ले दूंगा। कामिनी शाम होते ही आपके पास आ जाया करेगी और दिन निकलते ही वो मेरे पास पहुंच जाएगी। बहुतारा के होठों पर मीठी मुस्कान थी। बसंती बहुतारा को देखने लगी। अरे तू चुप क्यों हो गई? बोलती क्यों नहीं? जवाई बाबू की बात को सोच रही थी कि कामिनी की सारी जिंदगी आने जाने में ही बीत जाएगी। ऐसे में वो घर और बच्चों को कहाँ संभाल पाएगी? ये रिवाज तो परेशानी पैदा करने वाला है। बसंती ने कहा, सब ठीक है, जमाई बाबू पास ही हमें घर ले देंगे। दीनू ने कहा, तू चुप कर बूढ़े, मैंने बाजार जाना था, कुछ सामान खरीदना है। सोचता हूँ आपके लिए साड़ी और कामिनी के लिए सूट खरीद लूँ। हाँ हाँ, दीनू कह उठा, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। इस शहर में नया हूँ, रास्तों से वाकिफ़ नहीं हूँ। इजाज़त हो तो कामिनी को साथ ले जाऊँ? बहुतारा बोला, क्या हर्ज है? क्यों कामिनी की माँ? बसंती ने दीनू को घूरा। जब तुम्हें कोई हर्ज नज़र नहीं आता तो मैं क्या कहूँ? बेच दो। तू बोल कामिनी से, मैं जवाई बाबू से 2-4 बातें कर लूँ। बसंती उठी और झोपड़ी में प्रवेश कर गई। झोपड़ी के भीतर बैठी कामिनी सब बातें सुन रही थी। बसंती ने जब भीतर प्रवेश किया तो कामिनी की निगाह उस पर जा टिकी। सुना तूने? बसंती ने धीमे स्वर में कहा। मुझे यह आदमी अच्छा नहीं लगता, कामिनी ने धीमे किंतु तीखे स्वर में कहा। तो मैं इससे ब्याह नहीं करूँगी। ज़्यादा बड़बड़ मत कर। वो तेरे को बाजार ले जाना चाहता है, तेरे लिए कपड़े खरीदने को कह रहा है। मुझे नहीं चाहिए कपड़े, अपना मुंह बंद रख। मेरे लिए भी साड़ी खरीदेगा, कोई बढ़िया सी साड़ी खरीदना, समझी? तुम्हें साड़ी कपड़े की पड़ी है, मैं नहीं जाऊँगी। क्यों? बोला तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बसंती कामिनी को घूरने लगी। क्या बुराई है उसमें? पता नहीं, लेकिन मन को अच्छा नहीं लगता। सब ठीक हो जाएगा। जिसके साथ रहो धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगता है।
इन बातों की मेरे को समझ है। वो हमें बंगला खरीद कर देगा। तू खुद ही सोच, हम तो बंगलों की दीवारों के साथ झुग्गी डालकर रहने वाले लोग हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि नखरे दिखाए। तेरा बाप कपड़े प्रेस करता है, प्रेस किए कपड़े पहनता नहीं। जो भी हो, मैं इससे ब्याह नहीं करूँगी। जूती उतारूं? बसंती ने दांत पीचकर धीमे स्वर में कहा। माँ, हमारी औकात बंगले में रहने की नहीं है। हम झोपड़ी में ही अच्छे लगते हैं। गरीब लोग हैं। हमारा रिश्ता गरीबों के साथ ही बंधे तो जचता है। झोपड़ी में रहकर हमें महलों के बुर्ज को नहीं देखना चाहिए। कामिनी गंभीर स्वर में बोली। जो खाना वो लोग खाते हैं, वो खाना तो हमें हजम भी नहीं होगा। हमें रूखी सूखी खानी ही अच्छी लगेगी। बहुत बातें करने लगी है तू। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो माँ, मेरे पीछे मत पड़ो। किसी गरीब के साथ ब्याह करोगी तो मैं खुशी खुशी कर लूँगी, लेकिन इस आदमी के साथ मैं किसी भी हाल में ब्याह न करूँगी। तुम लालच छोड़ दो। बसंती कुछ चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, ठीक है, मैं सोचूंगी। वो बाहर बैठा है। अब तो तू जा उसके साथ बाजार। तेरी बात पर एक बार फिर से सोच लूँगी। उसके साथ तो एक कदम भी चलने का मन नहीं करता। जाती है या जूती उतारूं? कामिनी बेमन से उठी और बाहर निकल गई। 5 मिनट बाद दीनू भीतर आया। गए वो लोग? पूछा बसंती ने। हाँ, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है बूढ़े। बैठ, तेरे से बात करनी है। बसंती बोली। दीनू बैठ गया। मेरे को उसके रिवाज पसंद नहीं। रिवाज? हाँ, दिन में पति के पास रहना और रात में माँ के घर आ जाना, ये क्या बात हुई? उनका रिवाज? चूल्हे में गया उनका रिवाज। हम कब तक जिंदा हैं? हमारे बाद कामिनी को कितनी परेशानी होगी। कल को बच्चे भी होंगे और उन्हें पढ़ाना लिखाना भी होगा। तो क्या कोई रात को अपने पति के पास रह ही नहीं सकेगी? तो क्या हो गया? वो दिन में एक ही बात की तरफ मत सोच, और भी 50 बातें हैं। बसंती ने गंभीर स्वर में कहा। मान ले कभी कामिनी को रात में वहाँ रहना पड़ गया तो क्या होगा? सुबह वो मरी मिलेगी। दीनू चुप। क्या पता उसके खानदान को क्या अभिशाप मिला हुआ है। इस तरह अपनी बेटी को कुएं में कैसे धक्का दे दे। दीनू व्याकुल। सारी उम्र कामिनी बच्चों के लिए ससुराल मायके ही दौड़ती रहेगी। दिन में वहाँ, रात में यहाँ। लोग क्या कहेंगे? पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि ये क्या हो रहा है? तमाशा है कोई? कामिनी का बुरा हाल हो जाएगा। दीनू परेशान। शादी ब्याह न हो गया, खेल हो गया ये तो। तू क्या कहना चाहती है? मुझे नहीं जचा ये सब। तो बूढ़े, सब कुछ सुनकर अभी भी तू तो कर रहा है। पल्ले नहीं पड़ी सारी बात, या नीयत खराब है? बसंती जल्लाई। कह लिया तूने जो कहना था। हाँ, अब मेरी सुन। कामिनी की शादी उसी के साथ होगी। बूढ़े तू, बूढ़ा होगा तेरा बाप। मेरी सुन। दीनू भड़का। पैसे वाला है वो, लाखों रुपया दे गया है। अभी भी जाने वो कितना पैसा हमें देगा। हमें बंगला लेकर देगा, नौकर होंगे, कार होगी। हम ऐश करेंगे। सारी उम्र इस तरह प्रेस करते हुए झोपड़े में नहीं रहेंगे। दिन बदल जाएंगे हमारे। बाबुओं की तरह रहेंगे हम। और हमारी लड़की सुबह वहाँ और रात यहाँ भटकती रहे। क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल फुर्सत किसके पास पड़ी है कि कोई दूसरे को देखे? क्या पता शादी के अगले दिन ही वो मर जाए और सारी ज़मीन जायदाद हमें मिल जाए। किसी गरीब के हाथ में कामिनी का हाथ दे दिया तो पता नहीं, पेट भर रोटी भी नहीं खा पाएगी, ढंग का कपड़ा भी पहनने को ना मिले। बच्चे आवारा हो जाएंगे। दौलत पास हो तो सारे अवगुण ढक जाते हैं। बुराई होते हुए भी लोग इज्जत देते हैं। बसंती की निगाह दीनू पर थी। सारा दिन खड़े होकर प्रेस करनी पड़ती है मुझे। मुझे पता है मेरा क्या हाल होता है। तो तूने पक्का सोच रखा है? अब सोचने को कुछ नहीं है। हम उसके साथ कामिनी की शादी तय कर चुके हैं।
पैसा है तो सब कुछ है। कामिनी से पूछ लिया, उससे क्या पूछना है, वो इससे शादी नहीं करना चाहती। वो क्या, उसकी माँ भी शादी करेगी उससे, दीनू ने गुस्से से कहा। उसकी माँ तो कर लेगी, लेकिन बात कामिनी की है। उसने स्पष्ट मना कर दिया है कि उसकी मना को मानता ही कौन है। वो अब बच्ची नहीं रही, ज़बरदस्ती करोगे तो भाग जाएगी। बसंती ने कहा। तू किस लिए है, समझा उसे, रास्ते पर ला। वो तो नादान है, अच्छे भले की समझ नहीं है उसमें। बहुत समझाया है उसे, फिर भी उसे समझाने की कोशिश करूँगी। मैं तो 2-4 दिन में ही उसका ब्याह कर देना चाहता हूँ। ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है जो तू उसे 2-4 दिन में ब्याह कर देगा। सब्र से काम ले। भवतारा और कामिनी पैदल चलते हुए बाजार में आ पहुँचे थे। रास्ते में भवतारा ने कामिनी से बात करने की चेष्टा की, परंतु वो जवाब में हूँ हूँ करके ही रह गई। भवतारा महसूस कर चुका था कि कामिनी को उसका साथ पसंद नहीं है। आज तू और मंगलू पुलिया पर नहीं बैठे, भवतारा ने मीठे स्वर में कहा। नहीं, क्यों, यूं ही। कहाँ बैठे फिर? इधर उधर घूमते रहे, कामिनी ने अनमने मन से कहा। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों पुलिया पर क्यों नहीं बैठे, भवतारा ने होले से हंसकर कहा। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि मेरा वहाँ आ जाना तुम दोनों को अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात तो नहीं है। कामिनी ने बात संभालने का प्रयत्न किया। मुझे तो लगता है कि यही बात है। मंगलू मेरे बारे में क्या बात कर रहा था? कुछ भी नहीं। झूठ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? कामिनी ने उसे देखा। मंगलू ने यही कहा था कि उसका मालिक बहुत अच्छा है। दोनों भीड़ भरे बाजार में घूम रहे थे। जानती हो कामिनी, मैंने जब से तुम्हें देखा है अपनी नींद गंवा बैठा हूँ। कामिनी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। लगता है जैसे दुनिया में मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, भवतारा ने गहरी सांस लेकर कहा। बहुत बड़े बड़े घरों से मेरे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मुझे तुम पसंद आई। तुम्हें देखते ही दिल दे बैठा। जाने क्यों कामिनी के चेहरे पर शर्म की लाली आ ठहरी। मैंने तो पक्का सोच लिया है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रहूँगा। कामिनी सिर झुकाए उसके साथ आगे बढ़ी जा रही थी। शादी के बाद मैं मंगलू को नौकरी से निकाल दूँगा। क्यों? कामिनी ने सिर उठाकर उसे देखा। क्योंकि तब तो तुम मेरा ध्यान रखोगी। मंगलू का क्या काम बचेगा? कुछ भी नहीं। कामिनी चुप रही। तुम्हें मंगलू कैसा लगता है? अच्छा है,